फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल पे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी, जो कि इकाई 5 है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को डिस्कशन करने के पहले एक पार्ट हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना डिस्कशन उसके आगे से ही करते हैं। हम लोग का चैप्टर है फ्रेंड्स, बिहार कृषि एवं वन। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग फल एवं सब्जियाँ, फल एवं मसाले टॉपिक को डिस्कशन किए थे। टोबैको ये सब हो गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मिर्च। देखिए, इसमें दिया हुआ है मिर्च की खेती दियारा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारे पर बृहद पैमाने पर की जाती है। बिहार में अन्य मसाले जैसे हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ एवं लहसुन की भी खेती की जाती है। मौसमी फलों में आमों, लीची, अमरूद, केला, पपीता, सिंघाड़ा एवं मखाने बिहार में उत्पन्न किए जाते हैं। आम के लिए भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, दरभंगा जिले प्रसिद्ध हैं। लीची के लिए मुजफ्फरपुर और वैशाली को ख्याति प्राप्त है। वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर में बड़े पैमाने पर केले के बागान विकसित हैं। मखाने के लिए मधुबनी एवं दरभंगा जिला प्रसिद्ध है। गंगा के दियारा क्षेत्र में खीरा, ककड़ी और तरबूज की खेती की जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कृषि की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें दिया हुआ है बिहार की 90% आबादी देहातों में रहती है और 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। इसके बावजूद यहाँ का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। यह राज्य कृषि संबंधी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। पहला है मिट्टी कटाव एवं गुणवत्ता का ह्रास। भारी वर्षा और बाढ़ के कारण मिट्टी का कटाव होता है। साथ ही वर्षों से लगातार रासायनिक खादों के उपयोग से भी मिट्टी का ह्रास हो रहा है। घटिया बीजों का उपयोग, उच्च कोटि के बीज का उपयोग नहीं होने के कारण प्रति एकड़ उपज अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। खेतों का छोटा आकार, हमारे राज्यों में खेतों का आकार छोटा है, जिसके कारण वैज्ञानिक पद्धति से खेती संभव नहीं हो पाती है। चौथा है किसानों में रूढ़िबद्धता। यहाँ के किसान परिश्रम पर कम भाग और रूढ़िबद्धता पर अधिक भरोसा करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इधर दिया हुआ है बॉक्स में। क्या आप जानते हैं बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 लाख हेक्टेयर है, जिसमें 64 लाख हेक्टेयर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्र 59.36% ही केवल बुआई क्षेत्र में आता है और 40% से अधिक कृषि क्षेत्र अनुपयोगी रह जाता है। बिहार में 9.41 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव ग्रस्त है। इसमें 8.35 लाख हेक्टेयर भूमि उत्तर बिहार में है और शेष 1.06 लाख हेक्टेयर मोकामा टाल में है। बिहार देश का तीसरा बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य है। बिहार देश का सबसे बड़ा अमरूद एवं लीची उत्पादक राज्य है। इसके आगे दिया हुआ है सिंचाई की समस्या। यहाँ की कृषि मानसून पर निर्भर है। बाढ़ और सुखाड़ यहाँ की नियति है, फिर भी सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है। यहाँ सकल की गई भूमि के मात्र 46% पर ही सिंचाई हो पाती है, शेष भाग सिंचाई से वंचित रह जाता है। नेक्स्ट है बाढ़। यहाँ की अधिकतर नदियाँ विनाशकारी
बाढ़ के लिए प्रसिद्ध हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट जमा करती है। तली सिल्ट के जमाव के कारण नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती है, जिसके कारण भयंकर बाढ़ आता है और बड़े पैमानों पर जान माल की क्षति होती है। योजना के अनुसार बिहार में 64 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ग्रस्त है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में नदियों द्वारा मार्ग बदलने से नदी मार्ग से बाहर निकली हुई भूमि पर आधिपत्य को लेकर बाहुबलियों और नक्सलियों का आतंक दियारा प्रदेश की एक बड़ी समस्या बन गई है। इस वर्ष 2006 के अक्टूबर में खगड़िया जिला में इस प्रकार के भूमि विवाद के कारण भयंकर नरसंहार हुआ। इन सभी समस्याओं के अतिरिक्त पूंजी का अभाव, पशुओं की दयनीय दशा, जनसंख्या, आर्थिक सामाजिक समस्याएं भी कृषि के विकास में बाधक हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कृषि कैलेंडर यानी कि एग्रीकल्चरल कैलेंडर। मध्य जून में भारी वर्षा के बाद खेत में हल चलाया जाता है। जुलाई में खरीफ की बुआई होती है। अगस्त में धान के पौधे को प्रतिरूपित यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है। सितंबर में खरीफ फसल तैयार हो जाता है। सितंबर में खेत को रबी फसल के लिए तैयार किया जाता है। जनवरी में रबी फसल की निकौनी की जाती है और मार्च और अप्रैल में काट लिया जाता है। इसके बाद गन्ने की खेती में लोग लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज। इसमें दिया हुआ है बिहार में जल का विशाल भंडार है, जो हमें दो प्रसाधन स्रोतों से प्राप्त होता है। पहला धरातलीय जल, जिसमें नदियाँ, जलाशय, तालाब आते हैं। दूसरा है भूमिगत जल, इसमें कुआं, झरने, नलकूप, हैंडपंप सम्मिलित हैं। बिहार में जल संसाधन का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई, गृह एवं औद्योगिक संस्थानों में होता है, लेकिन वर्तमान में 95% से अधिक जल संसाधन का उपयोग सिंचाई में होता है। मानसून से वर्षा की अवधि मात्र 4 महीने की होती है। इसके अलावा अनियमित और असमान वर्षा भी होती है। यहाँ कुछ फसलें शीत ऋतु में होती है और यह मौसम शुष्क रहता है। गन्ना, आलू, प्याज आदि की खेती समय पर पानी देने की आवश्यकता होती है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपालन बढ़ाने के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता है। बिहार में सिंचाई के मुख्य साधनों में नहर, कुआं, नलकूप, तालाब, आहर, पाइन हैं। नेक्स्ट है नहर। बिहार में सिंचाई के लिए नहर प्रमुख साधन है। यहाँ कुल सिंचित भूमि का 40.63% भाग नहरों द्वारा सिंचित होता है। मैदानी भागों में नहरों का विकास अधिक हुआ है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, सिंचाई के साधन दिया हुआ है। सूखी नहर जो त्रिभुजाकार है, नलकूप दिया हुआ है, गोल कुआं जो चौखुट है, तालाब और जो इस तरह का सिंबल है बैराज का दिया हुआ है। चित्र 5.2 बिहार सिंचाई के मुख्य साधन दिए हुए हैं फ्रेंड्स। आगे दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर समतल भूमि, मुलायम मिट्टी, विस्तृत कृषि क्षेत्र तथा सतत बहती नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होती है। उत्तरी बिहार की अधिकतर नदियाँ हिमालय से निकलने के कारण सततवाहिनी यहाँ की नहरों में वर्षा भर जल रहता है। इसके विपरीत दक्षिण गंगा के दौरान की नहरें छोटा नागपुर पठार से निकलने के कारण बरसाती हैं। इनमें
वर्ष भर जल नहीं रहता है। इस भाग में नदियों पर बांध बनाकर जल इकट्ठा कर लिया जाता है और आवश्यकता अनुसार खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है। बिहार में कुछ नहरों का विकास आज़ादी के पूर्व और कुछ का आज़ादी के पश्चात हुआ है। नेक्स्ट है आज़ादी की पूर्व नहरें, जिसमें है सोन नहर। यह सोन सिंचाई परियोजना का एक भाग है। यह बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना है। इसमें 1875 में डिगरी पर निर्मित किया गया। इससे दो नहरें निकाली गई है, पूर्वी पश्चिमी सोन नहरें। इन नहरों के द्वारा भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और पटना के सूखाग्रस्त क्षेत्रों की 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है सारण नहर। गोपालगंज प्रखंड में 1880 में इस नहर का निर्माण हुआ था। ढाका नहर। ढाका अनुमंडल में ललकबगिया की नदी पर यह एक छोटा नहर है जिसकी कुल लंबाई 30 किलोमीटर है और इसके द्वारा 4500 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। त्रिवेणी नहर। इसका निर्माण 1903 में पश्चिमी चंपारण में भारत नेपाल सीमा पर गंडक नदी त्रिवेणी नामक स्थान के निकट हुआ। इसकी कुल लंबाई 1.094 किमी है और पश्चिमी चंपारण जिले की लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। नेक्स्ट है आज़ादी की बाद की नहरें। इसमें है कोसी नहर। कोसी नदी पर भारत नेपाल सीमा पर हनुमान नगर के पास बांध बनाकर 2 नहरें निकाली गई। पूर्वी कोसी किनारे पर पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी किनारे पर पश्चिमी कोसी नहर। पूर्वी कोसी नहर की कुल लंबाई 44 किमी है और इस मुख्य नहर की 4 शाखाएं हैं: मुरलीगंज नहर, जानकी नहर, पूर्णिया नहर एवं अररिया नहर। इस प्रकार इस नहर की शाखाओं और उपशाखाओं सहित इसकी कुल लंबाई 340 किमी है। इसके द्वारा पूर्णिया, सहरसा एवं मधेपुरा जिलों की लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। पश्चिमी कोसी नहर 115 किलोमीटर लंबी है। इसमें दरभंगा जिला की लगभग 3 लाख भूमि की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है गंडक नहर। गंडक नहर गंडक नदी पर त्रिवेणी नामक स्थान से 85 किमी दक्षिण वाल्मीकि नगर के पास एक 743 किलोमीटर लंबा और 760 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया था। इस बांध से पश्चिम की ओर तिरहुत नहर और पूर्व की ओर सारण नहर निकाली गई। तिरहुत नहर से सारण जिले की लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है और सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले की लगभग 6.9 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। नलकूप। सिंचाई के लिए नहर के बाद दूसरा प्रमुख साधन नलकूप है। आज़ादी के पूर्व बिहार में नलकूपों की व्यवस्था नहीं के बराबर थी, किंतु आज़ादी के पश्चात नलकूपों की व्यवस्था बहुत तेज़ी से होने लगी और अब इसके द्वारा कुल सिंचित भूमि का 38.77% भाग की सिंचाई की जाती है। नलकूपों द्वारा सिंचाई समस्तीपुर एवं सीतामढ़ी जिलों में होती है। नेक्स्ट है कुआं। बिहार राज्य की कुएं का उपयोग प्राचीन काल से ही होता रहा है, किंतु अब इसका प्रचलन बहुत कम हो गया है। अब इसके स्थान पर पंप सेटों का प्रयोग होने लगा है। कुएं से सिंचाई का काम केवल 2% तक रह गया है। फिर भी कुछ मैदानी भागों में सिंचाई के लिए कुएं का प्रतिशत अधिक है। इसमें दरभंगा, मधुबनी और पश्चिमी चंपारण जिले प्रमुख हैं। दक्षिण के मैदानी भागों में उत्तर के मैदानी भागों से कुएं से सिंचाई का काम अधिक होता है।
इसमें नवादा, नालंदा, गया और जहानाबाद जिले प्रमुख हैं। इन जिलों में जल की सतह ऊपर होने के कारण कुओं का निर्माण आसानी से होता है। तालाबों द्वारा सिंचाई करना और अन्य कार्य में उपयोग करना हमारे यहाँ की पुरानी पद्धति है। जिस गांव अथवा नहर में नदी नहीं होती है, वहाँ पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्य संस्कार भी तालाब के किनारे होता है। बिहार का पावन छठ पर्व या का अर्घ अर्पण भी तालाब के किनारे किया जाता है। बिहार में 2 प्रकार के तालाब की सुविधा है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में मिलती है, जबकि कृत्रिम तालाबों की सुविधा मैदानी भागों में अधिक है। इस भाग में मुलायम पट्टी के कारण जमीन खोदकर तालाब बनाना आसान होता है। यहाँ तालाबों में मछली पालन और मखाने की खेती की जाती है। फ्रेंड्स, हम लोग बॉक्स वाला पढ़ते चलते हैं। दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं छठ मुख्य रूप से बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक आंचलिक पर्व है। यह बहुत ही पावन पर्व है और यह भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह वर्ष में 2 बार संपन्न होता है, एक सर्दीय और दूसरा चैती छठ कहलाता है, जो क्रमशः कार्तिक षष्ठी एवं चैत षष्ठी में आयोजित होता है। इस पर्व में पानी में डूबकर भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके बारे में तो फ्रेंड्स हम लोग सभी करीब करीब जानते होंगे। भारत में 9% कृषि योग्य भूमि की सिंचाई तालाबों द्वारा किया जाता है, किंतु बिहार में तालाबों द्वारा सिंचाई कुल 2.10% रह गया है। तालाब द्वारा सिंचाई में मधुबनी जिले का स्थान प्रथम है, जहां इसमें 17,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। दूसरे स्थान पर नालंदा है, यहाँ 12,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि सिंचित होती है। नेक्स्ट है अन्य साधन, इसको भी पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सिंचाई के अन्य साधनों में पाइन, अहर, झील, पोखर, कृत्रिम झील, ढेकू और मोट आदि हैं। इनमें पाइन और अहर प्रमुख हैं। पाइन का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां पानी की कमी है। इनमें रोहतास, गया, जहानाबाद, नवादा, नालंदा, पटना जिले प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हो गया। फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नदी घाटी परियोजनाएं, रिवर्स वैली प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।